नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी बिब्लियोफाइल चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ऑडियो बुक की सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या नहीं, इसकी जानकारी आप इस वीडियो में लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको अगली ऑडियो बुक किस पुस्तक की चाहिए। और आप लोगों को शुक्रिया भी करता हूँ कि आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया। और उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने उस समय सपोर्ट दिखाया जब मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ा था और कुछ ऑडियो बुक्स को यूट्यूब मेरे चैनल से रिमूव भी कर दिया था। और हाँ, आप हमें हमारे अगले अचीवमेंट के लिए सपोर्ट करें जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स का। और हमें उम्मीद है कि आप इसमें मदद जरूर करेंगे। तो जैसा कि हम कर रहे थे अभी द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक की ऑडियो बुक जो कि मॉर्गन होसल के द्वारा लिखी गई है। तो इस वीडियो में हम इसका अध्याय 17 करेंगे जो कि है निराशावाद का बहकावा। कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिन्हें मैं कभी नहीं समझ पाया, लोग यह मानना पसंद करते हैं कि संसार नर्क की ओर जा रहा है। ये कहा गया है इतिहासकार ड्रिएड्रे मैक्लोस्की के द्वारा। आशावाद अधिकतर लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए संसार बेहद होता जाता है। लेकिन निराशावाद हमारे हृदयों में एक खास जगह रखता है। निराशावाद ना सिर्फ आशावाद से अधिक सामान्य है बल्कि यह अधिक समझदारी पूर्ण भी सुनाई देता है। यह बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद से अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसे अक्सर जोखिम से अनभिज्ञ समझा जाता है। आगे जाने से पहले आशावाद को परिभाषित करते हैं। वास्तविक आशावादी यह नहीं मानते कि सब अच्छा ही होगा, वह असावधानी है। आशावाद यह विश्वास है कि समय के साथ अच्छे परिणाम पाने का संयोगानुपात आपके पक्ष में है, तब भी जब रास्ते में रुकावटें आए। यह साधारण धारणा है कि लोग सुबह में उठकर पहले से बेहतर और उत्पादक बनाने की कोशिश करते हैं, ना कि उठकर क्लेश करने की। यह आशावाद का आधार है। यह जटिल नहीं है, इसकी गारंटी भी नहीं है। यह बस अधिकतर समय अधिकतर लोगों के लिए सबसे उचित विकल्प है। स्वर्गीय सांख्यिकीविद हेंस रोजलिंग ने इसे अलग तरह से कहा, मैं आशावादी नहीं हूँ, मैं बहुत गंभीर सत्यवादी हूँ। अब हम आशावाद के अधिक सम्मोहक भाई निराशावाद के बारे में बात कर सकते हैं। दिनांक 29/2008 आधुनिक इतिहास में अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खराब साल खत्म होने को था। विश्व भर में स्टॉक मार्केट ढह चुकी थी। वैश्विक वित्तीय प्रणाली दिन दिन जीवन आधार पर थी। बेरोजगारी बढ़ रही थी। और जब ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तर्क देते हुए एक लेख प्रकाशित किया कि अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। उन्होंने मुख्य पृष्ठ पर रूसी प्रोफेसर इगोर पनारिन के दृष्टिकोण पर एक लेख प्रकाशित किया, जिनके आर्थिक विचार विज्ञान कल्प लेखकों के रुझान को मात देते प्रतीत होते हैं। जर्नल ने लिखा, जून 2010 के अंत या जुलाई के आरंभ में पनारिन कहते हैं कि यूएस 6 टुकड़ों में बंट जाएगा। अलास्का वापस रूस के नियंत्रण में चला जाएगा। कैलिफोर्निया उसका केंद्र बन जाएगा जिसे वे द कैलिफोर्निया रिपब्लिक कहते हैं, और या तो वह चीन का हिस्सा होगा, फिर चीन के प्रभाव के अधीन। टेक्सास द टेक्सास रिपब्लिक का केंद्र होगा, राज्यों का एक समूह जो मेक्सिको के पास चला जाएगा या फिर मैक्सिकन प्रभाव के अधीन। वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एक अटलांटिक अमेरिका के भाग होंगे जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ सकता है। कनाडा कुछ उत्तरीय राज्यों को हथिया लेगा जिन्हें प्रोफेसर पनारिन द सेंट्रल नॉर्थ अमेरिकन रिपब्लिक कहते हैं। हवाई के उनके अनुसार जापान या चीन का संरक्षित राज्य हो जाएगा और अलास्का वापस रूस से सम्मिलित हो जाएगा। यह किसी ऐसे ब्लॉग या सूचना पत्र का असंबद्ध लेख नहीं था। यह विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय समाचार पत्र का मुख्य पृष्ठ था। अर्थव्यवस्था के बारे में निराशावादी होने में कोई हर्ज नहीं, अंतर्भाषी होने में भी कोई हर्ज नहीं।
इतिहास ऐसे देशों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने न सिर्फ मंदी देखी बल्कि विघटन का भी सामना किया। पनारिन के जैसी कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि उनका ठीक विपरीत चौंका देने वाले आशावाद के पूर्व अनुमान को शायद ही उतना इतनी गंभीरता से लिया जाता है जितना कयामत के ईश्वर दूतों को। 1940 के दशक के अंत में जापान को ही लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय से यह देश हर तरह से टूटा हुआ था, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से। 1946 की भीषण ठंड के कारण अकाल पड़ने से भोजन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 800 कैलोरी तक सीमित हो गया था। सोचिए अगर इस समय के दौरान किसी जापानी अकादमिक ने ऐसा लेख लिखा होता जो कहता, आप सब हौसला रखिए, हमारे जीवन काल में हमारी अर्थव्यवस्था उसके लगभग 15 गुना बढ़ेगी जितनी यह युद्ध से पहले थी। हमारी आयु संभाव्यता लगभग दोगुनी हो जाएगी। हमारी स्टॉक मार्केट ऐसे प्रतिफल उत्पन्न करेगा जैसे इतिहास में शायद ही किसी देश ने देखा हो। हम 40 वर्ष से अधिक तक बेरोजगारी को 6% से ऊपर बढ़ता नहीं देखेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक नवाचार और प्रबंधकीय प्रणाली में विश्व नेता बन जाएंगे। शीघ्र ही हम इतने समृद्ध हो जाएंगे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ सबसे बहुमूल्य रियल एस्टेट के मालिक होंगे। अमेरिकी हमारे सबसे निकट मित्र होंगे और वे हमारे आर्थिक परिज्ञान का अनुकरण करने की कोशिश करेंगे। उनका तुरंत मजाक उड़ाया गया होता और उन्हें अपना इलाज करवाने की सलाह दी गई होती। ध्यान रखें कि ऊपर दिया विवरण ठीक वही है जो जापान में युद्ध के बाद वाली पीढ़ी के समय में वाकई हुआ। लेकिन पनारिन का ठीक विपरीत पूर्व अनुमान इतना बेतुका प्रतीत होता है जितना कयामत का पूर्व अनुमान नहीं होता। निराशावाद आशावाद से अधिक समझदारीपूर्ण और संभव सुनाई पड़ता है। किसी से यह कहकर देखिए कि सब अच्छा हो जाएगा और वे संभवतः या तो आपको नजरअंदाज कर देंगे या फिर शक की निगाह से देखेंगे। किसी से यह कहकर देखिए कि वे खतरे में हैं और उनका पूरा ध्यान आपकी ओर होगा। अगर कोई समझदार व्यक्ति मुझसे यह कहे कि एक स्टॉक है जो अगले वर्ष तक 10 गुना बढ़ने वाला है, तो मैं तुरंत उन्हें बेहूदगी से पूर्ण करार दूंगा। अगर कोई बेहूदगी से पूर्ण व्यक्ति मुझसे यह कहे कि जो स्टॉक मेरे पास है वह धराशायी होने वाला है क्योंकि यह कोई लेखांकन धोखाधड़ी है, मैं तुरंत समय निकालकर उसके हर शब्द को सुनूंगा। मान लीजिए कि कोई मंदी होने वाली है और समाचार पत्र वाले आपको बुलाएं। कह दीजिए कि हम औसत वृद्धि की ओर अग्रसर हैं और कोई अधीन ध्यान नहीं देगा। कह दीजिए कि हम अगली महामंदी के निकट हैं और आप तुरंत टीवी पर होंगे। लेकिन यह कहकर देखिए कि अच्छा समय आने वाला है, मार्केट आराम से चल सकती है और किसी कंपनी में विशाल विकास क्षमता है और विवरण कर और सट्टेबाज एक आवाज में प्रतिक्रिया देंगे कि या तो आप कोई सेल्समैन हैं या फिर जोखिमों से बिल्कुल अनजान। निवेश सूचना पत्र उद्योग यह सालों से जानता है और जब अब कयामत के ईश्वर दूतों से भरा पड़ा है, ऐसे माहौल में क्रियाशील होने के बावजूद जहां स्टॉक मार्केट पिछली सदी में 17,000 गुना ऊपर गया है लाभांश को मिलाकर, यह वित्त के अलावा भी सच है। मैट रिडले ने अपनी किताब द रैशनल ऑप्टिमिस्टिक में लिखा, निराशावाद के नगाड़े की निरंतर आवाज आमतौर पर हर विजय गीत को डुबा देती है। यदि आप कहें कि संसार बेहद तर होता जा रहा है, तो आपको अनुभवहीन और संवेदन शून्य कहा जाएगा। अगर आप यह कहें कि संसार बेहतर होता ही जाएगा, तो आपको पागल समझा जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आप यह कहें कि विनाश निकट है और मैकआर्थर जीनियस अवार्ड या नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। मेरे अपने खुद के व्यस्क जीवन काल में निराशावाद के प्रचलित कारण बदलते रहे, लेकिन निराशावाद अचल रहा। हर उस समूह में जिनसे मैंने पूछा, लोगों का मानना था कि संसार उससे अधिक भयावह, हिंसात्मक और अधिक आशाहीन है। संक्षेप में, अधिक नाटकीय जितना यह वास्तविक में है। हेंस रोजलिंग ने अपनी किताब फैक्टफुलनेस में लिखा, जब आप यह समझ जाते हैं कि एक जीवन काल में मनुष्य कितनी प्रगति कर सकते हैं, आर्थिक विकास से लेकर मेडिकल खोज
स्टॉक मार्केट लाभ और सामाजिक समानता तक, आप सोचेंगे कि आशावाद को निराशावाद से अधिक ध्यान खींचना चाहिए। और फिर भी निराशावाद का बौद्धिक मोह सदियों से जाना जाता रहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1840 में लिखा, मैंने गौर किया है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के निराश होने पर भी आशा रखे, उसके बजाय उस व्यक्ति को साधु की तरह पूजा जाता है जो दूसरों के आशावान होने पर भी निराशावादी हो। प्रश्न यह है कि आखिर क्यों, और यह धन के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित करता है। इस आधार वाक्य को दोहराते हैं कि कोई भी मूर्ख नहीं है। पैसे के मामले में निराशावाद के सम्मोहक होने के ठोस कारण हैं, और वे क्या हैं? यह जानने से इसमें मदद मिलती है कि हम उन्हें के बहुत दूर तक ना ले जाएं। इसका कुछ भाग स्वाभाविक और अपरिहार्य है। क्वेनमैन के अनुसार हानि से असम्मित प्रतिकूलता और विकासमूलक ढाल है। वे लिखते हैं, एक दूसरे के साथ सीधे तुलना करने पर हानि लाभ से अधिक बड़ी दिखाई देती है। सकारात्मक और नकारात्मक अपेक्षाओं और अनुभवों के बल के बीच की इस असममिति का एक विकासमूलक इतिहास है। वे जीव जो खतरों को मौकों के मुकाबले अधिक अविलंब्य रूप से देखते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो वित्तीय निराशावाद को आशावाद की तुलना में अधिक सरल, सामान्य और विश्वासप्रद बना देती है। एक यह कि धन सर्वव्यापक है, इसलिए कुछ भी बुरा घटता है तो वह सबको प्रभावित करता है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यही बात मौसम के लिए लागू नहीं होती। फ्लोरिडा पर घिर कर आने वाला कोई तूफान 92% अमेरिकियों को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन अर्थव्यवस्था पर घिर कर आने वाली मंदी हर एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। आपको भी। इसलिए ध्यान दीजिए, यह किसी विशिष्ट जगह जैसे स्टॉक मार्केट पर भी लागू होता है। आधे से अधिक अमेरिकी परिवार सीधे रूप से स्टॉक खरीदते हैं, और जो नहीं खरीदते, मीडिया द्वारा स्टॉक मार्केट के आवर्तन का इतना अधिक प्रचार कर किया जाता है कि स्टॉक रहित परिवारों में भी जो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे अधिक देखा जाने वाला आर्थिक बैरोमीटर होगा। स्टॉक में 1% के उछाल के बारे में शाम के समाचारों में थोड़ा बहुत कहा जा सकता है, लेकिन 1% की गिरावट को लाल रंग से लिखे मोटे अक्षरों में दिखाया जाता है। असम्मित से बचना कठिन है, और जबकि कुछ ही लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं या स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों गया, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए? इसके नीचे जाने के कारण को लेकर लगभग हमेशा ही स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। क्या निवेशक आर्थिक विकास को लेकर परेशान है? क्या फेड ने फिर से सब खराब कर दिया? क्या राजनेता गलत निर्णय ले रहे हैं? क्या कोई और मुसीबत भी आने वाली है? गिरावट के कारणों से संबंधित वृत्तांत, गिरावट के बारे में बात करना, चिंता करना, इस बारे में कहानी बनाना कि आगे क्या होगा, इन सब को आसान कर देते हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं भी है, इस तरह की बातें आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। 1929 की महागिरावट, जिसने महामंदी को चिंगारी दी, उसकी पूर्व संध्या पर मात्र 2.5% अमेरिकियों के ही स्टॉक थे। लेकिन अधिकांश अमेरिकियों ने, अगर विश्व ने नहीं, मार्केट को अचंभे के साथ धाराशायी होते देखा, यह सोचते हुए कि इसका उनके भाग्य पर क्या प्रभाव होगा, चाहे फिर वह कोई वकील हो, किसान या फिर कोई कार मैकेनिक। इतिहासकार एरिक रोचवे ने लिखा, मूल्य में इस गिरावट ने तुरंत कुछ ही अमेरिकियों को पीड़ित किया, लेकिन अन्यों ने मार्केट को इतनी निकटता से देखा और अपने भाग्य की तालिका मान लिया कि उन्होंने अचानक अपनी अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया। जैसा कि अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पिटर ने बाद में लिखा, लोगों को लगा कि उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक रही थी। ऐसे दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं: धन और स्वास्थ्य।
हालांकि स्वास्थ्य समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं, धन संपत्ति मुद्दे सर्वांगी होते हैं। एक संबंध तंत्र में जहां किसी एक व्यक्ति के निर्णय हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं। यह समझना आसान है कि वित्तीय जोखिम क्यों इस प्रकार लोकप्रिय होते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं, जैसे शायद ही कोई दूसरा विषय कर पाए। दूसरा यह कि निराशावादी अक्सर वर्तमान रुझानों का बहिर्वेशन करते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि मार्केट किस प्रकार अनुकूल बन जाते हैं। 2008 में पर्यावरणविद लेस्टर ब्राउन ने लिखा, 2030 तक चीन को प्रतिदिन 98 बैरल तेल की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विश्व 85 बैरल तेल प्रतिदिन उत्पन्न कर रहा है और इससे अधिक शायद कभी नहीं कर पाएगा। इस तरह चले जाएंगे विश्व के तेल भंडार। वे ठीक कह रहे हैं। उस परिदृश्य में विश्व में तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करते। अर्थशास्त्र में एक मूल नियम है, अत्यधिक अच्छी और अत्यधिक बुरी परिस्थितियां शायद ही कभी उस तरह बन सक रहती हैं, क्योंकि आपूर्ति और मांग अप्रत्याशित तरीकों से अनुकूलित हो जाती हैं। देखिए, ब्राउन के पूर्व अनुमान के बाद तेल का क्या हुआ। 2008 में तेल का मूल्य आसमान छूने लगा, क्योंकि बढ़ती वैश्विक मांग अधिकांश रूप से चीन की संभावित उत्पादन तक पहुंच गई। तेल का एक बैरल 2001 में $20 में बिकता था और 2008 में $138 में। नए मूल्य का मतलब था कि तेल की खुदाई जमीन से सोना निकालने के समान थी। तेल उत्पादकों ने के लिए प्रोत्साहन राशि नाटकीय रूप से बदल गई। $20 प्रति बैरल के मूल्य में जो तेल आपूर्ति मेहनत के लायक नहीं थी। तेल बेचने की कीमत खुदाई के खर्च को पूरा नहीं करती थी। अब आजीवन बोनेंजा बन गया, चूंकि इसे $138 में बेचा जा सकता था। इसने नई फ्रैंकिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग तकनीकों को जन्म दिया। पृथ्वी में पूरे मानव इतिहास में लगभग एक समान तेल के भंडार रहे हैं और हम काफी समय से जानते हैं कि बड़े तेल के भंडार कहाँ हैं। जो बदलता है वह है हमारी तकनीक, जो हमें मितव्ययिता से जमीन से तेल निकालने में सक्षम करती है। तेल इतिहासकार डेनियल येर्गिन लिखते हैं, यूएस में 86% तेल भंडार खोज के समय लगाए अनुमान का नहीं, बल्कि बाद में होने वाले संशोधनों का नतीजा है, जो तकनीक में सुधार के कारण आते हैं। और 2008 में फ्रैंकिंग की शुरुआत से ऐसा ही हुआ। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही तेल उत्पादन 2008 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से 2009 में 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। विश्व तेल उत्पादन अब 100 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है। ब्राउन के अनुमानित उच्चतम चिन्ह से लगभग 20% अधिक। 2008 में तेल रुझान का बहिर्वेशन करते किसी निराशावादी को जाहिर तौर पर स्थिति काफी खराब लगती। किसी यथार्थवादी के लिए, जो समझता है कि आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है, यह कम डरावना रहा होता। यह मान लेना कि अगर कुछ खराब है वह खराब ही बन रहेगा एक आसान पूर्व अनुमान है, और यह विश्वासप्रद भी है, क्योंकि इसके लिए संसार के बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्याएं सुलझ जाती हैं और लोग उसके अनुरूप ढल जाते हैं। डर समाधानों को भी बराबर मात्रा में प्रोत्साहित करते हैं। यह आर्थिक इतिहास का एक सामान्य कथानक है, जिसे वे निराशावादी आसानी से भुला देते हैं, जो रेखीय पूर्व अनुमान लगाते हैं। तीसरा यह है कि प्रगति इतना धीरे होती है कि उसे देखा भी ना जा सके, लेकिन असफलता इतनी तेजी से आती है कि उसे अनदेखा ना किया जा सके। बहुत से रात्रि पर्यंत दुखद घटनाएं घटी हैं, लेकिन शायद ही कोई रात्रि पर्यंत चमत्कार हुए हों। जनवरी 5, 1889 को डेट्रॉइट फ्री प्रेस ने मनुष्य के चिड़िया की तरह उड़ने के हमेशा के सपने को चकनाचूर ही कर दिया। विमान समाचार पत्र ने लिखा, असंभव प्रतीत होते हैं। एक उड़ने वाली मशीन का न्यूनतम संभव वजन, आवश्यक ईंधन और इंजीनियर सहित
300 या 400 पाउंड से कम नहीं हो सकता। लेकिन वजन की एक निचली सीमा है जो निश्चित रूप से 50 पाउंड से अधिक नहीं है, जिसके आगे किसी भी जीव के लिए उड़ना असंभव है। प्रकृति इस सीमा पर पहुंच चुकी है और अपने अधिकतम प्रयास के बाद भी इससे आगे नहीं जा सकी है। 6 महीने बाद ऑरविल राइट ने घर के पिछवाड़े में अपने भाई विल्बर की प्रिंटिंग प्रेस बनाने में मदद करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। यह इन भाइयों का पहला संयुक्त आविष्कार था, जो उनका अंतिम नहीं होने वाला था। यदि आपको 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों की सूची बनानी हो, तो विमान कम से कम शीर्ष 5 में होगा, अगर नंबर 1 पर ना हो तो। विमान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने विश्व युद्ध शुरू किए, इसने विश्व युद्ध खत्म भी किए। इसने शहरों और गांवों, समुद्र और देशों के बीच के फासलों को तय करते हुए विश्व को जोड़ा। लेकिन पहला विमान बनाने की राइट ब्रदर्स की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। उनके उड़ान पर सफलता प्राप्त करने के बाद किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया, किसी ने कोई खास परवाह नहीं की। फ्रेडरिक लुईस एलन ने 1952 में अमेरिकी इतिहास की अपनी किताब में लिखा, जब तक लोग यह समझ पाते कि राइट ब्रदर्स आखिर कर क्या रहे थे, कई साल बीत चुके थे। लोग इस बात से इतना आश्वस्त थे कि उड़ान असंभव है कि अधिकतर लोग जिन्होंने उन्हें 1905 में डेटन, ओहायो में विमान उड़ाते देखा, उन्होंने मान लिया कि यह कोई तुच्छ चाल है, कुछ ऐसे ही जैसे आज लोग मानसिक दूरसंचार के प्रदर्शन को समझेंगे। मई 1908 में जाकर उनकी पहली उड़ान के लगभग 4.5 साल बाद अनुभवी पत्रकारों को यह देखने भेजा गया कि वे क्या कर रहे थे। अनुभवी संपादकों ने इन पत्रकारों के उत्साहपूर्ण प्रेषकों को पूरी विश्वसनीयता दी और अंततः संसार इस तथ्य से अवगत हुआ कि मानव उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। विमान के आश्चर्य को समझने के बाद भी लोग सालों तक इसे कम ही आंकते रहे। पहले इसे मुख्य रूप से एक सैन्य हथियार के रूप में देखा गया, फिर अमीरों के खिलौनों की तरह, फिर शायद कुछ लोगों के परिवहन के लिए प्रयोग किया गया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 1909 में लिखा, कमर्शियल एरियल फाइटर जैसी कभी कोई चीज नहीं होगी। फ्राइट इसी तरह अपना धीमा वजन धैर्यवान पृथ्वी पर घसीटता रहेगा। 5 महीने बाद पहले कार्गो विमान ने उड़ान भरी। अब जरा इस धीमी, कई वर्षों तक विमान के बारे में आशावान होने की जागृति की तुलना इससे कीजिए कि लोग कितना जल्दी निराशावाद के चालकों की बातों में आ जाते हैं, जैसे कोई कॉरपोरेट दिवालियापन या कोई बड़ा युद्ध या कोई विमान दुर्घटना। राइट के विमान की पहली चर्चा 1908 में हुई, जब एक प्रदर्शन उड़ान के दौरान थॉमस सेल्फ्रिज नामक एक सेना के लेफ्टिनेंट मारे गए। विकास कंपाउंडिंग द्वारा संचालित होता है, जिसमें हमेशा समय लगता है। विनाश असफलता के एकल बिंदुओं से संचालित होता है, जो कुछ ही क्षणों में हो सकता है, और आत्मविश्वास का खो जाना वह एक ही पल में हो सकता है। निराशावाद को लेकर वृत्तांत गढ़ना आसान है, चूंकि कहानियां ताजी और अधिक नहीं होती हैं। आशावाद के वृत्तांत के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे अरसे की ओर देखना पड़ता है, जिन्हें लोग अक्सर भूल जाया करते हैं और उन्हें जोड़ने में अधिक प्रयास लगता है। औषधि की प्रगति को ही देखिए। बीते साल पर नजर डालने से कुछ खास नहीं होगा, किसी एक दशक से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों पर नजर डालने से आपको कुछ असाधारण दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार 1965 से अब तक हृदय रोग के कारण आयुष समायोजित प्रति व्यक्ति मृत्यु दर में 70% से अधिक की गिरावट आई है। हृदय रोग के कारण मृत्यु में 70% की कमी हर वर्ष लगभग आधे मिलियन अमेरिकियों की जान बचा सकती है। कल्पना कीजिए कि अटलांटा की जनसंख्या को हर वर्ष बचा लिया जाए, लेकिन चूंकि यह प्रगति बहुत धीरे धीरे हुई,
यह उतना ध्यान आकर्षित नहीं करती जितना तेजी से होने वाले विनाश जैसे आतंकवाद, विमान दुर्घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं। हरिकेन कटरीना सप्ताह में 5 बार आ सकता है, या हर सप्ताह कल्पना कीजिए यह कितनी सुर्खियां बटोरेगा। और यह पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में कमी से बचाई जाने की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां यह समझने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई भी उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलताएं रातों रात हो जाती हैं। और स्टॉक मार्केट में जहां 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में हुआ 140% लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। या हर सप्ताह कल्पना कीजिए यह कितनी सुर्खियां बटोरेगा। और यह पिछले 50 वर्षों में हृदय रोग में कमी से बचाई जानों में की संख्या को ऑफसेट नहीं करेगा। यही व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां समझने में वर्षों लग जाते हैं कि कोई भी उत्पाद या कंपनी कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन असफलताएं रातों रात हो जाती हैं। और स्टॉक मार्केट में जहां 6 महीने में हुई 40% गिरावट कांग्रेस की जांच का कारण बन जाती है, लेकिन 6 वर्षों के अंतराल में हुआ 140% लाभ वस्तुतः अनदेखा रह जाता है। और करियर में जहां प्रतिष्ठा बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है और नष्ट होने के लिए मात्र एक ईमेल। निराशावाद एक छोटा घाव प्रबल बना रहता है, एक आशावाद का मजबूत खिंचाव अनदेखा रह जाता है। यह इस किताब में पहले दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करता है। निवेश में आपको सफलता के मूल्य को पहचानना आवश्यक है, विकास की लंबी पृष्ठभूमि के बीच अस्थिरता और हानि, और इसे चुकाने की स्वेच्छा। 2004 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्टीफन हॉकिंग का साक्षात्कार किया। वह वैज्ञानिक जिनकी लाइलाज मोटर न्यूरॉन बीमारी ने 21 वर्ष की आयु में उन्हें पक्षाघात के से ग्रस्त और बोलने में असमर्थ कर दिया था। अपने कंप्यूटर के द्वारा हॉकिंग ने साक्षात्कारकर्ता को बताया कि वे जनसाधारण को अपनी किताबें बेचने के लिए कितनी उत्साहित थे। क्या आप हमेशा इतने ही हंसमुख रहते हैं? टाइम्स ने पूछा। जब मैं 21 वर्ष का था तो मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो चुकी थी। उसके बाद से अब तक हर चीज एक बोनस है, उन्होंने उत्तर दिया। चीजों के बहुत अच्छे होने की उम्मीद रखने का मतलब है एक सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य जो नीरस प्रतीत होता है। निराशावाद उम्मीदें घटा देता है, जिससे संभव परिणामों और उन परिणामों के बीच का अंतर घट जाता है जिनके बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं। और शायद इसलिए यह इतना लुभावना होता है। चीजों के खराब होने की अपेक्षा करना उनके खराब ना होने पर सुखद रूप से आश्चर्यचकित होने का सबसे अच्छा तरीका है। जो विडंबना पूर्वक आशावादी होने की बात है। अब कहानियों के बारे में एक संक्षिप्त कहानी जो कि हम देखेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 18 में। तो आपको ये ऑडियो कैसा लगा, ये वीडियो आप लाइक करें आपको अच्छा लगा तो, और दूसरों को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ, और आपको कमेंट में भी हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और हमारा एक छोटा सा माइलस्टोन है जो अचीव करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हमारा छोटा सा माइलस्टोन है जो कि है 500 सब्सक्राइबर्स का। तो हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग आउट।